आप सुन रहे हैं गुमनाम। दोस्तों, ये केस अब बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। चोर पुलिस की भाग दौड़ अब शुरू हो चुकी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि चोर कौन है ये किसी को पता भी नहीं है। पुलिस फिलहाल जेसी की तलाश में है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि जेसी के पास से जरूर कोई ना कोई ऐसा सुराग मिलेगा जिसके जरिए इस केस की गुत्थी सुलझ सकती है। वहीं पुलिस इस बात से बेखबर है कि जेसी तो दरअसल शेखर के साथ है। शेखर ने जेसी को अपने अड्डे पर कैद करके रखा है और जेसी का वहां से निकल पाना नामुमकिन है। मगर क्या सचमुच जेसी ने ही कार्तिक बिजलानी को फोन किया था? और अगर ऐसा किया भी था तो क्यों किया था, ये पुलिस समझने में नाकाम है। आयशा और उसके साथी अब जेसी की तलाश में लग जाते हैं और ये काम दिया जाता है सलीम को। सलीम चुपके से बिना यूनिफॉर्म में जेसी के चैनल के ऑफिस में पहुंच जाता है। सलीम वहां जाता है और उसे रिसेप्शन पे रोका जाता है। उससे पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आया है। सलीम ने बताया कि वो मैं यहाँ जेसी साहब से मिलने आया हूँ। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा कि सर, जेसी साहब तो पिछले 8-10 दिन से काम पे नहीं आए हैं, उन्होंने तो छुट्टी ली है। सलीम ये बात सुनकर निराश हो गया। वो यहाँ जेसी का पता लगाने आया था, मगर जेसी तो यहाँ था ही नहीं। इसके बाद सलीम ने फिर पूछा कि अच्छा, उन्होंने बताया था कि उन्होंने लीव क्यों ली है? मतलब कोई नोटिस दिया होगा या फिर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, ना कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस सिलसिले में जा रहे हैं। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, सर, जेसी सर अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। अब ऐसे में वो हर बार सभी को इन्फॉर्मेशन देकर नहीं जाते। सलीम ने उस आदमी से पूछा, अच्छा, आपके पास जेसी सर का कोई कांटेक्ट या फिर कोई एड्रेस हो जिससे कि उन तक पहुंचा जा सके? उस इंसान ने वही नंबर दिया जो आकाश के पास था। सलीम समझ गया कि आकाश सही कह रहा था। कार्तिक को फोन लगाने वाला आदमी जेसी ही था। रिसेप्शन पर बैठे इंसान ने कहा कि सर, अगर आपको उनसे कोई ज़रूरी काम है तो आप हमारे एडिटर से बात कर सकते हैं। शायद वो आपको जेसी साहब के बारे में कोई जानकारी दे दे। सलीम ने चैनल के एडिटर से मुलाकात की। उसने भी यही सारी बातें बताईं। उसे भी जेसी के बारे में कुछ खास नहीं पता था। उसने कहा कि हाँ, जेसी अक्सर काम के सिलसिले में ही छुट्टियां लिया करता है, मगर वो जब भी कहीं जाता है वो मुझे बता देता है। 1-2 दिन की बात अलग है। इतने दिन अगर वो कभी भी बाहर रहता था तो मुझे हमेशा बता देता था कि उसे देरी क्यों हो रही है। वो या तो किसी स्टोरी के पीछे लगा रहता था या किसी का इंटरव्यू या इंक्वायरी में लगा रहता था। मगर अब की बार वो गया है तो उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इसके बाद सलीम जेसी की डेस्क पर जाता है, जहां उसके कुछ रिपोर्ट्स पड़े रहते हैं और थोड़े बहुत खाली कागज पड़े रहते हैं, और साइड में एक कॉफी का कप रहता है। इसके अलावा सलीम को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक सलीम के हाथ एक अजीब सी चीज लगती है। सलीम देखता है कि जेसी की डेस्क के ड्रॉवर में एक बैंक चेक पड़ा रहता है, और मजे की बात यह होती है कि उस चेक पर कार्तिक बिजलानी के साइन रहते हैं। सलीम देखता है कि ये साइन ठीक वही साइन है जो उसने कार्तिक बिजलानी के डिवोर्स पेपर्स पर देखे थे। सलीम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सलीम और छानबीन करता है और वो देखता है कि जेसी की डेस्क पर कुछ बुलेट्स मिली हैं। सलीम समझ नहीं पाता कि ये बुलेट्स, ये गोलियां यहाँ पर कैसे आ गई हैं। सलीम बिना किसी देरी के ये सारी चीजें लेकर आयशा और आकाश के पास तुरंत पहुंचता है और उन्हें ये सारी चीजें दिखाता है। आयशा और आकाश इन सारी चीजों को ठीक ठीक से एग्जामाइन करते हैं। इन सभी चीजों को पाकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। सलीम उन्हें यह भी बताता है कि जेसी के ऑफिस में क्या क्या हुआ। आकाश कहता है, तो क्या मतलब जेसी पिछले 10 दिन से गायब है अपने ऑफिस से, और उसके ड्रॉवर्स में से तुझे ये सब मिला है? जेसी अपने ऑफिस पे भी नहीं है, उसका कोई एड्रेस भी नहीं है, और फोन भी बंद आ रहा है। दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। आयशा ने आकाश की बात सुनने के बाद कहा कि
गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए हमें? मैं तो कहती हूँ अब हमें सब कुछ छोड़कर सीधा जेसी के पीछे भागना चाहिए। मुझे लगता है कार्तिक बिजलानी का खून जेसी ने ही किया है। आकाश और सलीम आयशा की बात पर राजी हो गए और उनकी टीम के बाकी साथियों ने भी अब मन बना लिया था कि उन्हें अब सबसे पहले जेसी को ढूंढना है। जेसी की तलाश अगर पूरी हो जाती है तो पुलिस ये केस को सॉल्व करेगी, ऐसा पुलिस का मानना था। इसके बाद आयशा उस रात घर लौट जाती है और वो बड़ी परेशान रहती है। शेखर आयशा के आते ही उसके चेहरे से ये पहचान जाता है कि उसका मूड ऑफ है। शेखर ने आयशा को आते ही गले लगा लिया। शेखर के गले लगते ही जैसे आयशा का सारा गम, उसकी सारी टेंशन दूर हो गई। यही तो होता है प्यार, आपका जीवन साथी, एक ऐसा इंसान जो आपको आपकी लाइफ की सारी टेंशन, सारे दुख दर्द भुलाने में आपकी मदद करे और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के बोझ के तले रखा करे। शेखर आयशा के लिए वही एक इंसान है। आयशा ने शेखर का हाथ हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हो शेखू? नायरा आ जाएगी। शेखर ने आयशा को और करीब खींचा और उससे कहा कि नायरा सो चुकी है और आज हवा भी बहुत तेज बह रही है। ऐसे में तुम मेरे करीब आ सकती हो और मैं तुम्हें बहुत 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 सारा प्यार दे सकता हूं। इसके बाद आयशा भी शेखर को अपनी बाहों में खींच लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। मगर फिर आयशा कहती है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और फिर शेखर और आयशा खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शेखर आयशा से उसका हाल जानना चाहता था। उसने उससे पूछा, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? आयशा ये सवाल सुनकर जैसे एक बार फिर टेंशन में आ गई। आयशा ने शेखर से कहा, मत पूछो यार शेखू, आई एम टोटली स्ट्रेस्ड, मगर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है मेरे पास। शेखर ने कहा, मैं समझा नहीं आयशा, तुम टेंशन में भी हो और तुम्हारे पास गुड न्यूज भी है, ये क्या चक्कर है? आयशा ने कहा कि बताती हूँ शेखू, सब बताती हूँ। तो हुआ ये है कि इस केस ने तो मेरी जैसे जान निकाल ली है। ये केस हमें देखने में जितना आसान लगा था, इसे सॉल्व करने में पता चला कि ये उतना ही मुश्किल है। तुम्हें मैंने बताया था ना वो कार्तिक बिजलानी के बारे में? शेखर कहता है, हाँ हाँ तुमने बताया था, वही ना जिनकी बेटी का मर्डर हो चुका था। आयशा ने कहा, हाँ हाँ वही। अरे उनका खुद का भी मर्डर हो चुका था। मारने वाले ने सिर्फ कार्तिक बिजलानी की बेटी को नहीं बल्कि उसको भी मार डाला। हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये काम किसी थंबनेल मर्डर वाले का है। आयशा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर जैसे शेखर के होश उड़ गए थे। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। आयशा यहीं पर नहीं रुकी, उसने आगे बताया कि अरे उसके चक्कर में हमने इतनी सारी इंक्वायरी की। हमने मिसेस बिजलानी से भी पूछताछ की और कार्तिक की माँ से भी पूछताछ की। तब हमें जाकर पता लगा कि इनके घर में कुछ भी ठीक नहीं था। कार्तिक बिजलानी दौलत का भूखा था और पैसों के पीछे भागते हुए वो कुछ भी नहीं सोचता था और वो तो अपनी बीवी से तलाक भी चाहता था। हमने उसकी बॉडी एग्जामाइन की तो उसकी जेब में से हमें डिवोर्स के पेपर्स मिले, जिस पे कि सिर्फ उसका खुद का साइन था और उसकी पत्नी का नहीं। इसके बाद हमने फ़ोन कॉल्स को टैप किया, जहां हमारे केस में हमें एक बड़ा सुराग मिला। हमने पाया कि कार्तिक को किसी अननोन नंबर से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और ये फ़ोन कॉल उस दिन भी आया था जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। हमने तहकीकात की, तब पता चला कि ये नंबर हमारे एरिया के जाने माने जर्नलिस्ट जेसी का है। ये बात मुझे आकाश ने बताई। उसके बाद सलीम जेसी के ऑफिस गया तो उसे पता लगा कि जेसी लापता है और उसके ड्रॉवर्स में से एक चेक मिला जिसमें कार्तिक बिजलानी का साइन था और उसी ड्रॉवर के नीचे वाले ड्रॉवर में कुछ बुलेट्स भी मिली। अब हमें यकीन हो चुका था कि हो ना हो कार्तिक बिजलानी के खून के पीछे ज़रूर जेसी का ही हाथ है।
तो इन सारी टेंशन के बावजूद शेखू, गुड न्यूज़ ये है कि हमने खूनी का पता लगा लिया है। अब बस हमें जेसी को ढूंढना है। शेखर ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने आयशा के एक एक शब्द पर जैसे अपने कान लगाए हुए थे। शेखर को हैरानी हुई कि उसे पता भी नहीं लगा और शहर में इतना बड़ा कांड हो गया। शेखर लगभग अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खो चुका है। आजकल क्राइम की दुनिया में कहां पर क्या होता है ये शेखर को पता भी नहीं लगता। मगर शेखर के लिए एक राहत की सांस लेने वाली बात थी दोस्तों। शेखर ये जानकर खुश था कि पुलिस जेसी को ढूंढ रही है। दरअसल जब शेखर ने थंबनेल हटाने वाले कातिल की बात सुनी तो उसका जी घबरा गया। लेकिन शेखर को अब पता चल चुका है कि पुलिस का शक तो असल में जेसी पर है। पुलिस ये समझ रही है कि ये कातिल जेसी है। अब अगर शेखर जेसी को पुलिस के हत्थे चढ़ा दे तो पुलिस का सारा शक दूर हो जाएगा। वो जेसी को पकड़ लेगी और शेखर इस चंगुल से बच जाएगा और साथ ही साथ जेसी से भी शेखर का पीछा छूट जाएगा। शेखर का दिमाग अब घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। वो ये सारी बातें सुनकर खुश हो रहा था और अब उसे बस इतना करना था कि किसी तरह से वो पुलिस और जेसी का आमना सामना करवा दे और इस केस को जेसी की कुर्बानी देकर बंद कर दे। इधर पुलिस जेसी को पकड़ लेगी, उधर केस क्लोज और शेखर के ऊपर से भी बोझ हट जाएगा। आयशा ने शेखर से पूछा, क्या हुआ शेखू, तुम किस दुनिया में खो गए? शेखर ने अचानक दिमाग को शांत किया और कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ये सब सुनकर हैरान था कि कैसे कैसे क्राइम्स हो रहे हैं आजकल। दुनिया कितनी गिर चुकी है। अजीब अजीब से हादसे हो जाते हैं आजकल। कमाल है। ये जेसी जैसे लोगों को तो जरूर से जरूर पकड़ना चाहिए। कानून को मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने। मैं तो कहता हूं आयशा, इस जेसी को छोड़ना मत, जरूर पकड़ना तुम, जरूर। शेखर ने आयशा को भड़काने की कोशिश की और आयशा भड़क भी चुकी थी। उसने कहा, बिल्कुल शेखू, ये जेसी अब पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। उसको सजा तो मिलनी ही है। ये केस तो जल्द से जल्द खत्म होकर रहेगा। शेखर ने भी अपने मन ही मन में कहा, ठीक कहती हो आयशा, ये केस अब खत्म होकर रहेगा। तो दोस्तों, कहानी का ये मोड़ बड़ा ही धमाकेदार है। अब तक जहां जेसी शेखर के पीछे था, वहीं अब पुलिस जेसी के पीछे है और शेखर के पीछे कोई नहीं। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी इतनी आसानी से, या फिर इसमें और भी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने बाकी हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। दोस्तों, शेखर के मन में अब बहुत सी बातें चल रही हैं। दरअसल इस केस के बारे में सुनकर वो भी हक्का बक्का रह गया था। कार्तिक बिजलानी के केस के बारे में जानकर पुलिस और उसके करीबियों को जितनी हैरानी हुई थी, अब शेखर को भी वैसी ही हैरानी हो रही थी। शेखर ये बात जानता है कि कार्तिक बिजलानी का खून जेसी ने नहीं किया है। जेसी तो खुद शेखर के पास था, तो फिर भला वो कैसे खून कर सकता था? मगर पुलिस की नजर में जेसी ही कातिल है। अब पुलिस जब तक जेसी को नहीं पकड़ेगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मगर शेखर को एक बात थी जो डरा रही थी। अब शेखर जानता था कि पुलिस जैसे तैसे जेसी को ढूंढ ही निकालेगी और कहीं जेसी पकड़ा गया तो वो पुलिस के खौफ में आकर ये जरूर बोल देगा कि वो तो दरअसल शेखर के ही बारे में पता लगाने के लिए गायब हुआ था और इसलिए उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। कानून का फंदा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों का सच सामने आ जाता है। ऐसे में जेसी कौन से खेत की मूली था? और वैसे भी जेसी कहीं ना कहीं कानून का ही आदमी है। उसने पहले भी ऐसे कई गैंगस्टर्स का पता लगाकर पुलिस को खबर की है। यानी दोस्तों, ये बात तो साफ थी कि जेसी को पुलिस के हाथों लगना शेखर के लिए असल में दो धारी तलवार थी, जिससे वो इस केस को काट भी सकता था, मगर डर ये था कि खुद कट भी सकता था।
लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि अब तक के इन कारनामों से ये तो पता चल चुका था कि कार्तिक बिजलानी के कत्ल के पीछे जेसी का हाथ तो नहीं था। और उस थंबनेल वाली बात को मत भूलिए दोस्तों, जिसने ये साबित कर दिया था कि इस मर्डर के तार किसी सीरियल मर्डर्स के तार से जुड़े हुए हैं। तो कहीं इस कत्ल के पीछे शेखर का तो हाथ नहीं? दोस्तों, अभी तक हम शेखर को नहीं जान पाए हैं। आखिर क्यों ये सारी उलझनें शेखर के साथ ही हो रही थी? आखिर शेखर की जिंदगी में ऐसा क्या कुछ गुजरा था जिसने आज उसे ये दिन दिखाए हैं? जेसी का यूं अचानक किसी दिन शेखर का पीछा करना, फिर उसका पीछा करते करते शेखर के घर में घुस जाना, फिर शेखर के उसे पकड़ने पर उसका ये कहना कि वो किसी के कहने पर शेखर के घर आया था, यानी कि ये साबित होना कि जेसी को किसी ने शेखर के बारे में टिप दी थी और साथ ही काफी सारे पैसों का लालच भी दिया था। वहीं दूसरी ओर आयशा की जिंदगी में उथल पुथल चलना, कार्तिक बिजलानी की बेटी का खून होना, फिर अचानक उसका खुद का खून हो जाना, और इस केस का इस तरह उलझ जाके कातिल का कोई अता पता ना हो, और फिर तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलना कि इस मर्डर के पीछे जेसी का हाथ है, जो कि है ही नहीं। इतना सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कि कोई खिचड़ी पक रही हो, जिसमें कौन सा मसाला कहां पड़ा हुआ है ये ढूंढ कर निकाल पाना आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। दोस्तों, हम सब तो जानते ही हैं कि हर इंसान की जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फ्यूचर में किसके साथ क्या होने जा रहा है ये तो किसी को पता नहीं होता, इसलिए हम सब ये मानकर चलते हैं कि जो भी है हमारे पास वो हमारा प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा एक और हिस्सा होता है जिसका नाम है पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम अक्सर अपने पास्ट में से कुछ हसीन लम्हों को ही चुन लिया करते हैं, और हमेशा दुनिया के सामने सिर्फ उन्हीं लम्हों का जिक्र किया करते हैं। हम नहीं चाहते कि दुनिया को हमारे पास्ट के उन लम्हों के बारे में पता चले जो कि उतने हसीन नहीं थे। मगर तब आप क्या करेंगे दोस्तों, जब आपका पास्ट खेरा बनाते हुए आपके पीछे आ जाए, जब आपका पास्ट वापस लौटकर आपके प्रेजेंट में आ जाए, तब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होगा, ये कभी आपने सोचा है? शेखर इस वक्त इसी सोच से और इसी सवाल से जूझ रहा था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसका पास्ट उसकी जिंदगी में वापस आए, या कभी उसके पहली जिंदगी का किसी के सामने जिक्र किया जाए। मगर हालात और वक्त के आगे आखिर किसका बस चलता है दोस्तों? शेखर जिस पास्ट से दूर भाग रहा था, आज वही पास्ट उसके सामने घूम फिर के वापस आ गया है, और शेखर हर संभव कोशिश कर रहा है इस पास्ट से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन आपकी कोशिशें हमेशा कामयाबी हो जाएं, ये बात जरूरी नहीं होती। लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि शेखर का पास्ट आखिर है क्या। आखिर क्यों शेखर इस कदर बेचैन होकर अपने पुराने किस्सों से बचता फिर रहा है और उन्हें खोजने वालों की जान तक लेने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, शेखर की कहानी दरअसल किसी हिंदी फिल्म के हीरो की कहानी से कम नहीं है। शेखर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। सच पूछिए तो अपने माँ बाप का तो उसे चेहरा भी याद नहीं है। ऐसे में उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप की जगह ले ली उसके चाचा चाची ने। परवरिश का जिम्मा उन दोनों ने ही उठाया। हालांकि सगा सगा ही होता है, और ये बात शेखर को भी बहुत जल्द पता लग चुकी थी। शेखर के चाचा चाची ने कभी भी उसे उस किस्म का प्यार नहीं दिया जिस किस्म का प्यार वो चाहता था, या जिस किस्म का प्यार वो डिजर्व करता था। मगर माँ बाप का प्यार पाना शायद शेखर के तकदीर में ही नहीं था। अक्सर प्यार की कमी इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन शायद शेखर के केस में ऐसा नहीं था। परिवार से प्यार न मिलने के गम ने शेखर को दबाया नहीं, बल्कि उसे उल्टा और शक्तिशाली बना दिया। शेखर ने खुद से दोस्ती छोटी उम्र में ही कर ली थी। शेखर ने खुद को मजबूत बना लिया था और हमेशा अपने दिल की ही सुनता था। शेखर का बचपन काफी नपा तुला हुआ गुजरा था।
उसके सर से माँ बाप का साया हट जाने का किस्सा और उसके चाचा चाची से उसे परायों जैसा बर्ताव मिलने का किस्सा। ये सभी किस्से उसके बचपन के काले पन्नों में शुमार जरूर थे, लेकिन इसके अलावा शेखर का बचपन मजेदार और रंगीन भी गुजरा। मगर जिंदगी में सब कुछ रंगीन ही गुजरने लगे ऐसा भी तो मुमकिन नहीं। शेखर जैसे जैसे बड़ा होता गया वो खुद से ही जैसे खफा सा होने लग गया। अपने परिवार से तो वो खफा था ही, लेकिन अब समाज से और खुद से भी जैसे शेखर की जंग चलने लगी थी। शेखर का दिमाग भले ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका दिल बढ़ने का नाम लेना नहीं चाहता था। शेखर ने बहुत सी कोशिशें की कि वो लोगों से घुल मिलकर दोस्त बनाकर अपने दिल को भी बहल जाने का मौका दे, मगर ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाया। फिर एक दिन शेखर की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जो कि शेखर की जिंदगी पलट देने वाली काबिलियत रखता था। बात तब की है दोस्तों, जब शेखर महज 12-13 साल का था। वो स्कूल कम जाया करता था क्योंकि वो अक्सर अपने चाचा के काम काज में या चाची को घर में मदद करता रहता था। मदद कह लीजिए या फिर बाल मजदूरी, जो शेखर के चाचा चाची उससे करवाया करते थे। मगर इस मजदूरी के बावजूद शेखर के दिल में अपने चाचा चाची के लिए कोई भी गलत भावना नहीं थी। शेखर उन दोनों की बहुत ही इज्जत करता था। इस बीच एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कोई भी नहीं था। घर के सभी सामान जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे, टूटे फूटे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आकर कोई हड़कंप मचा दिया हो घर में। शेखर ने अगल बगल वालों से पता लगाने की कोशिश की, मगर किसी ने भी नहीं बताया कि शेखर के चाचा चाची एग्जैक्टली गए कहां थे। फिर इतने में शेखर के घर के पास के चौराहे वाली दुकान के पास से जब शेखर गुजर रहा था, तब उसे पता लगा कि उसके चाचा चाची कुछ लोगों के साथ किसी बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव से बाहर की ओर निकले थे, मगर गए कहां थे ये उसे भी नहीं पता था। अब शेखर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो थक हार कर अपने घर आ गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके चाचा चाची कहां चले गए थे। इतने में शाम को शेखर के घर के बाहर एक गाड़ी आती है। अब ये गाड़ी किसकी थी और इस गाड़ी में क्या शेखर के चाचा चाची भी थे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर के घर के आगे जो गाड़ी आई उसमें से कुछ बड़े बड़े आदमी निकले। उम्र में देखने से कुछ 30-32 साल के लग रहे थे। बड़ी लंबी दाढ़ी, बदन पे कुर्ता, कुर्ते के ऊपर से दुपट्टा। देखकर कोई भी बता देता कि ये लोग गुंडे हैं और किसी को किडनैप करने या मारने आए हैं। शेखर इन सब आदमियों को देखकर डर गया था। शेखर को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब लोग मेरे घर क्यों आए हैं। उन सभी गुंडों में से एक गुंडा आया और उसने शेखर से कहा कि ओए लड़के, तू ही रामू भाई का लड़का है ना? शेखर ने कहा, हाँ, वो मेरे चाचा जी हैं। उस गुंडे ने कहा, तुझे पता है तेरे चाचा चाची कहाँ पर हैं? शेखर ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता। उस गुंडे ने कहा, तेरे चाचा चाची हमारे कब्जे में हैं। शेखर ये सुनकर जैसे झटके में आ गया। वो पूरे तरीके से शॉक में था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये गुंडे कौन हैं, कहां से आए हैं और आखिर चाचा चाची ने ऐसा क्या किया है कि वो लोग इनके कब्जे में हैं। शेखर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उस गुंडे ने कहा, हम मतलब सब बता देंगे, अभी तुम चलो हमारे साथ। इसके बाद वो गुंडे जबरदस्ती शेखर को उठाकर ले गए किसी अनजान जगह पर। शेखर की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो कुछ भी नहीं जान पाया कि आखिर उसे किस रास्ते से कहां पर लाया गया था। शेखर जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों पर से पट्टी हटाई गई। तब शेखर ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। शेखर ने देखा कि उसके चाचा चाची को बंधक बनाकर रखा गया है। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं और दोनों के आसपास गुंडे लगे हुए हैं। शेखर तुरंत अपने चाचा चाची के पास गया और उनसे कहा, चाचा जी, चाची जी,
ये क्या हुआ? ये लोग कौन है? शेखर के चाचा चाची ने कहा कि शेखर बेटा, शेखर बेटा हम नहीं जानते ये गुंडे कौन है। इन लोगों ने हमें बांध कर रखा है और ये हमसे पैसे मांग रहे हैं। शेखर ने उन गुंडों से कहा, तुम लोग मेरे चाचा चाची को छोड़ दो। गुंडों ने देखा कि शेखर काफी गुस्से में है। उन्होंने शेखर से कहा, ओए लड़के, ये आंखें किसको दिखा रहा है? हम तेरे चाचा चाची को नहीं छोड़ेंगे। तेरे को जो करना है कर ले। इसके बाद शेखर उन गुंडों से लड़ने लगा। गुंडों ने शेखर को जितना कमजोर समझा था, शेखर उतना कमजोर था नहीं। सब ये देखकर हैरान थे कि शेखर के अंदर काफी ज्यादा ताकत थी। शेखर सभी गुंडों का डटकर सामना कर रहा था। वो उन सभी से लड़ रहा था, लेकिन शेखर अकेला पड़ गया था। उसने काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन उन गुंडों से जीत ना सका। मगर इस दौरान शेखर ने अपने अंदर जैसे एक अजीब सी ताकत महसूस की, एक ऐसी शक्ति जिसने शेखर को जगाने का काम किया। ये शक्ति कैसी थी, कहां से आई थी, आखिर क्यों शेखर ने इस कदर जज्बाती होकर उन गुंडों को पीटा? ये सारे सवाल अंदर ही अंदर शेखर के दिमाग में चल रहे थे, और यही सारे सवाल जैसे उस वक्त उसे खाए जा रहे थे। दोस्तों, शेखर अचानक जैसे किसी आम बच्चे से हटकर किसी हिंदी फिल्म का हीरो बन चुका था। एक 13-14 साल का बच्चा अगर अपने से दुगनी उम्र के लौंडों को पीटने लग जाए, और एक से नहीं बल्कि 2-4 लौंडों से भी पूरी हिम्मत और ताकत से लड़ने लग जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसके बाजुओं में कोई अनदेखी सी ताकत है। शेखर अपने आप को जैसे किसी खुले शेर की तरह इस वक्त महसूस कर रहा था, मगर जिसे कुछ लौंडों ने बांध दिया है, और वो शेर ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो किसी जू में आ गया है। और दोस्तों, सच पूछिए तो शेखर के अंदर ये सारी चीजें कोई अचानक से प्रकट नहीं हुई थी। शेखर बचपन से ही एक अलग सा कैरेक्टर बन चुका था। उसके खान पीन, उसके रहन सहन, इन सभी चीजों ने जैसे उसे किसी मामूली बच्चे से अलग बना दिया था। हालांकि शेखर के चाचा चाची ने इस बात की तरफ अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भला देते भी कैसे? उनके लिए तो शेखर किसी आम बच्चे की तरह ही था। शेखर जैसे किसी पड़ोस का बच्चा था, या फिर किसी अनजान शख्स का लड़का जो बस उनके पास इसलिए आया था कि उनके कामकाज में उनका हाथ बटा सके। शेखर अक्सर ऐसे काम चुटकियों में कर जाता जिसको करने के लिए शायद घंटों लग सकते थे। उसकी ताकत और उसका दिमाग उसकी उम्र से बढ़कर चल रहे थे। इन्हीं सारी चीजों ने शेखर को एक अलग किस्म का बच्चा बना दिया था। उस दिन वहां पर जब शेखर लड़ा तो उसकी लड़ाई देखकर उसके चाचा चाची भी हैरान थे। ये सब चल ही रहा था कि इतने में उन गुंडों का एक सरदार आया जिसने अब तक शेखर को लड़ते हुए दूर से देख लिया था। उस सरदार ने आकर अपने गुंडों को रोका और उनसे कहा, छोड़ दो उस लड़के को। उन गुंडों ने शेखर पर बांधी हुई रस्सियों को खोला और उसे आजाद किया। शेखर उस वक्त तक थोड़ा ठंडा हुआ था, लेकिन उसके अंदर की गर्मी अभी पूरे तरीके से गई नहीं थी। शेखर उस लीडर के पास गया और उसकी आंखों में घूरने लगा। तेज तर्रार आंखें, आंखों के अंदर भड़कता हुआ शोला, ये सब जैसे ये दर्शाने के लिए काफी था कि शेखर के अंदर की आग फैल चुकी थी और शेखर जैसे संग्राम पर उतर आया था। शेखर से उस सरदार ने कहा, देख लड़के, मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरे चाचा चाची को खत्म कर सकता हूं और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। शेखर ने गुस्से में जवाब दिया, आप किसी पे एक हाथ उठाओ तो सामने वाला भी आप पर हाथ उठा सकता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखना। उस गुंडे ने देखा कि शेखर के अंदर के जज्बात कैसे हैं। उसने जैसे एक पल में ही शेखर की शक्ति का अंदाजा लगा लिया। वो सरदार भी समझ गया कि ऐसा भी एक लड़का है जो निडर खड़ा है, उसकी आंखों में आंखें डालकर, जिसे ना मौत की फिक्र है ना किसी से पिट जाने का खौफ, जो अपने चाचा चाची को बचाने के लिए आया है और उस मकसद को पूरा करने में किसी भी हद से गुजर सकता है।
उस लीडर ने शेखर के कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा, ये जो तू अपने चाचा चाची के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया है, क्या तू इनकी असलियत जानता है? उस बात के बाद अचानक शेखर के चाचा चाची ने उस सरदार की तरफ देखा, मगर एक झिझक के साथ, एक डर के साथ। शेखर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उसके चाचा चाची ने उस सरदार पर अपनी नजर गड़ाई है। शायद शेखर के चाचा चाची किसी बात को शेखर के सामने नहीं आने देना चाहते थे। उस सरदार ने शेखर से कहा, तेरे चाचा चाची कर्जे में डूबे हुए हैं। तुझे पता भी नहीं है कि तेरे चाचा ने हमसे कितना उधार लिया हुआ है, और हम कोई मजाक में तेरे चाचा चाची को उठाकर नहीं लाए हैं। हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जब कोई हमसे पैसे लेता है और हमें वक्त रहते नहीं चुकाता, तो उससे वसूली करने का हमारा तो यही तरीका है। शेखर को असलियत का पता लग चुका था। वो जान गया था कि उसके चाचा कर्ज में डूबे हुए हैं। उसे एक झटका लगा जब उसने सारी बातें सुनी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके चाचा कभी इस दौर से भी गुजर सकते हैं। फिर भी शेखर ने उस सरदार से कहा, लेकिन ये जो तुमने तरीका अपनाया है वसूली का, ये गलत है, और गलत के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैं जानता हूँ अपने चाचा चाची को। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द चुका देंगे। उन्हें छोड़ दो। उस सरदार ने कहा जवाब में कि, अरे बच्चे, तू बहुत भोला है रे। तुझे धंधे का ज्ञान नहीं है। तू नहीं जानता कि धंधा कैसे किया जाता है। अरे इनसे पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ बच्चे, हमारे सेठ ले रहे हैं। हमारे सेठ के कहने पे ही हम यहाँ आए हैं। शेखर ने तुरंत पूछा, कौन है तुम्हारा सेठ? उस सरदार ने कहा, तुझे क्यों बताऊं, और हमारे सेठ से तुझे क्या लेना देना? तू तो ये बता कि तू हमारे पैसे कैसे लौटाएगा? शेखर इस सवाल पे शांत पड़ गया। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। इतने में ही उस सरदार ने शेखर से कहा कि एक तरीका है जिससे हम अपनी वसूली भी कर लेंगे और तेरे चाचा चाची को भी छोड़ देंगे। शेखर ने पूछा कि कौन सा तरीका, कैसा तरीका? उस सरदार ने कहा कि तू हमारे लिए काम करना शुरू कर दे। शेखर के चाचा ने तुरंत ये बात सुनते ही शेखर से कहा, नहीं शेखर बेटा, इनकी बातों में नहीं आना। तू इनके लिए काम मत कर। तू यहाँ से चला जा बेटा। मैं इनके पैसे लौटा दूंगा किसी तरह से। तू इन सब झमेलों में मत पड़। तू मना कर दे। शेखर के चाचा जानते थे कि ये गुंडे शेखर को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शेखर से काम निकालना तो एक बहाना था उसे गुलाम बनाने का, और शेखर की गुलामी से इन गुंडों को काफी फायदा होता, और हो सकता था कि बाद में वो शेखर को कोई नुकसान भी पहुंचा दे। इस नाते शेखर के चाचा ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर शेखर के मुंह खून लग चुका था। उसके सर पे जो गुस्सा सवार था उस वक्त, वो गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। शेखर ने होश से नहीं बल्कि जोश से काम लिया और कहा, मंजूर है मुझे। अब दोस्तों, शेखर की इस रजामंदी ने इस कहानी के नए दरवाजे खोल दिए थे, मगर ये दरवाजे किन रास्तों पर लेकर जा रहे थे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर ने बिना कुछ सोचे समझे उस गुंडे को हाँ कर दिया, क्योंकि शेखर को लगा कि शायद उसके हाँ करने से वो गुंडे उसके चाचा चाची को छोड़ देंगे। और शेखर यही चाहता था कि भले ही उसे खुद मुश्किलें झेलनी पड़े, मगर उसके चाचा चाची छूट जाएं। उस गुंडे ने शेखर से कहा भी, सोच लो बच्चे, हाँ करने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि काम वो होगा जो हम कहेंगे, और दाम जो तुम कमाओगे उसका आधा हमें देना होगा जब तक तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं हो जाता। और एक बात, किसी भी काम को ना नहीं कहना है। जो काम हम देंगे वो तुझे करना ही पड़ेगा। शेखर इन सभी शर्तों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उस वक्त उसका सीधा सीधा मिशन था कि वो जैसे तैसे अपने चाचा चाची को इन गुंडों के चंगुल से छुड़वा दे।
शेखर राजी हो गया। इसके बाद उन गुंडों ने शेखर के चाचा चाची को तो छोड़ दिया, मगर शेखर को अपने साथ ले गए। दोस्तों, यहां से अब शेखर की जिंदगी ने एक टर्न लेना शुरू किया। शेखर अपने चाचा चाची से दूर उन्हीं की गलतियों का भुगतान करने के लिए जा चुका था। शेखर के सामने अब एक नई चुनौती आने वाली थी, एक नई दुनिया, कुछ नए लोग। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो शायद उसके दुश्मन बने हुए थे। शेखर को ले जाया गया एक फैक्ट्री में। यह फैक्ट्री कानपुर शहर से कुछ दूरी पर थी। शेखर जानता था कि इन इलाकों में बहुत सी फैक्ट्रीज थी। यहां से चूड़ियों का व्यापार, कालीन का व्यापार, चमड़े का व्यापार, ये सब हुआ करता था। और इन्हीं फैक्ट्रीज में इन सब की कारीगरी होती थी, यानी कि शेखर के सामने काम का भंडार था। उसके लिए काम की कमी नहीं थी। शेखर ने ठान लिया था कि वो खूब मेहनत करेगा और जल्द से जल्द अपने चाचा चाची के पैसे चुका देगा। मगर शेखर जिस रास्ते पर चल पड़ा था, वो रास्ता इतना भी आसान नहीं था। शेखर एक नए शहर में आ चुका था। ये फैक्ट्री की दुनिया उसे बड़ी अजीब लग रही थी। वो देखता था कि यहाँ हर कोई दिन रात बस अपने काम में लगा हुआ है। किसी के पास किसी दूसरे को देखने का भी वक्त नहीं था। आप काम कर रहे हैं, आपके बगल में कोई मर भी रहा हो तो उसे आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरह का माहौल था उन फैक्ट्रीज का। यहाँ के मजदूरों से जैसे चाकू की नोक पर काम करवाया जाता था। हर रविवार यहाँ कुछ गुंडे आया करते थे जो कि इन मजदूरों से उनके हक का पैसा छीन लिया करते थे और उनमें से फिर हिस्सा दिया करते थे। मतलब कि काम सारा मजदूर करते थे, मगर उन्हें शायद उस काम से मिले हुए पैसों का आधा भी नहीं मिलता था। शेखर उस जगह की हालातों को देखकर हैरान था। उसने शुरुआत में दूसरों को काम करते हुए देखा और देखते देखते थोड़े ही दिनों में वो भी फैक्ट्री के काफी काम सीख चुका था। शेखर के अंदर एक मर्द की ताकत थी और एक जवान की ऊर्जा। शेखर दिन रात मेहनत में लगा रहता था, मगर हफ्ते के अंत में उसे थोड़े ही पैसे मिलते और उनसे भी उसे कर्जा ही चुकाना होता। शेखर जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा था, मगर जानता था कि एक ना एक दिन इस जंगल से बाहर निकल जाएगा जब उसके चाचा चाची का कर्जा खत्म हो जाएगा। वाकई अगर आज़ादी की उम्मीद कायम रहे इंसान के दिल में तो गुलामी थोड़ी कम दर्दनाक महसूस होती है। शेखर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये सब जो वहां फैक्ट्री में हो रहा था, वो सब उसे अंदर ही अंदर बड़े आक्रोश में ला रहा था। मगर उसकी खुद को आजाद करने की और उस फैक्ट्री की दुनिया से बाहर निकलने की उम्मीद ने उसे शांत रखा हुआ था और साथ ही एक आशा दे दी थी कि आखिरकार शायद सब कुछ आसान हो जाएगा और सब कुछ सही होगा। मगर शेखर इन सब चीजों में जैसे खुद को बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वो ये समझने लगा था कि जैसे वो किसी पिंजरे में कैद होता जा रहा है। ये काम काज की दुनिया उसे ठीक तो लगती थी, मगर जब उन मजदूरों को अपना हक मिलते वो नहीं देखता था और जब यहाँ के लोगों को लड़ते झगड़ते देखता तो शेखर को बड़ा ही बुरा लगता था। शेखर अपने आसपास शायद असल जिंदगी को पनपते हुए देख रहा था। शेखर ये महसूस कर पा रहा था कि शायद ये दुनिया उस रूप में मौजूद नहीं है जैसा उसने अपने घर में, अपने गांव में देखा था, बल्कि असल में जो वो उन दिनों उस फैक्ट्री में, उस शहर में देख पा रहा था, वही असली दुनिया थी। छोटे वर्ग के लोगों का दमन होना, बड़े वर्ग के लोगों का गलत काम करके भी ऐशो आराम से जीना, गरीब की गरीबी का दिन ब दिन बढ़ते जाना और अमीर की अमीरी का उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ते जाना। एक मजदूर की, एक गरीब की, एक आम इंसान की हैसियत क्या होती है, इस बात से शेखर वाकिफ हो चुका था। जिंदगी शायद शेखर को उन दिनों में कुछ लेसन्स देना चाहती थी, कुछ सिखाना चाहती थी।
हम और आप किताबी बातें भले ही करते हैं लोगों के शोषण के बारे में, अमीरी गरीबी के बारे में, समाज में पल रहे गुंडों के बारे में, मगर हम इन सब किताबी बातों से हटकर जब कभी एक दिन के लिए भी असली तौर पर इस समाज में रहने लगते हैं तो हमें और आपको जैसे घुटन सी होने लगती है। तो सोचिए उस 14 साल के बच्चे को कैसी घुटन महसूस हो रही होगी उस माहौल में जिसके बारे में उसने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी कोने में आज कहीं कोई मर रहा है, कोई मवाली किसी सीधे साधे इंसान को मार रहा है, कोई अमीर किसी गरीब को मार रहा है, कोई हैवान किसी औरत को मार रहा है। इन सभी चीजों के बारे में जानकर हमारा और आपका खून जरूर खौलता है, मगर असलियत तो ये है दोस्तों कि ये खून बस जैसे उबाल मार के रह जाता है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि इस जालिम दुनिया के इन हालातों को बदलने के लिए अंत में हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो बस अफसोस। अफसोस इस बात पर कि ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई है। अफसोस इस बात का कि क्यों आज कहीं कोई सच्चा और ईमानदार इंसान सर उठाकर सड़क पर नहीं चल सकता। अफसोस इस बात का कि क्यों किसी सीधे साधे कमजोर इंसान को किसी अनचाहे शैतान के आगे झुकना पड़ जाता है। और शायद इस अफसोस के तले शेखर भी दबता जा रहा था। अफसोस शेखर को भी था कि वो आखिर जिस दुनिया को देख रहा है वो दुनिया ऐसी क्यों हो गई है। आखिर क्या वजह थी कि ये मजदूर किसी के आगे आवाज नहीं उठाते थे, उल्टा आवाज उठाने के बजाय हाथ फैलाते थे। क्यों इन्हें किसी की गुलामी सहनी पड़ती थी, वो भी ऐसे लोगों की जो सिर्फ सट्टा और पैसे के भूखे थे, जो सिर्फ दूसरों को दबाने की, दूसरों का दमन करने की कोशिश में लगे रहते थे, जो पैसों और राजनीति के खेल के लिए आम जिंदगियों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें ही अपना खिलौना बनाते थे। शेखर की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उसका नजरिया शायद उसकी उम्र से आगे बढ़ चुका था। वो एक जवान शख्स की तरह इन सभी तकलीफों की तरफ देख रहा था। खैर, शेखर के साथ सिर्फ ये सारी चीजें ही नहीं हो रही थी, और भी बहुत कुछ था जो शेखर को परेशान कर रहा था, और वो थे शेखर के बढ़ते दुश्मन। शेखर अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था और अपना गुजारा काफी अच्छे से कर पा रहा था, मगर आप आगे बढ़ते रहिए, ये बात जमाने में बहुत से लोगों को हजम नहीं होती, और शेखर ने तो यहां आने से पहले ही काफी पंगे ले लिए थे। इसलिए शायद अब शेखर की हिम्मत और उसके जोश का इम्तिहान लेने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे, खासकर वो गुंडे जो यहां वसूली करने आते थे। मजदूरों की दिहाड़ी तो वो छीनते ही थे, साथ ही मजदूरों के हक से और भी काफी चीजें थी जिन पे वो हाथ मार लेते थे। और इसी के साथ उनके कुछ पाले हुए टट्टू भी थे जो यूं तो मजदूर बने हुए थे फैक्ट्री के अंदर, मगर सब जानते थे कि वो लोग तो दरअसल उन्हीं गुंडों और उसके सरदार के लिए काम करते थे। अब इन लोगों में शेखर को उस वक्त तो अपने दुश्मन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वक्त की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे काफी सारी चीजें बदलने लग जाती है, और ऐसा ही कुछ शेखर के साथ भी होने जा रहा था। मगर वो चीजें क्या थी और क्या शेखर के बढ़ते हुए दुश्मन उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाले थे, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर जहां काम करता था उन कारखानों का पैसा बड़े बड़े व्यापारियों और नेताओं की जेब में जाता था, और ये बात धीरे धीरे काम करते हुए शेखर को अपने आसपास के वर्कर से पता लगी। लेकिन हमने जैसा कि चर्चा की थी कि शेखर चाहकर भी आवाज नहीं उठा सकता था। उसके अंदर का वो जवान खून उबाल मारना चाहता था, लेकिन शायद अपनी आंखों के सामने मौजूदा हालात को देखकर शेखर के अंदर का वो जवान खून रुक जाता था। और फिर शेखर के सर पर अपने चाचा चाची की भी जिम्मेदारी थी।
जो उसे सिर्फ और सिर्फ ये याद दिला रही थी कि उस वक्त उसका काम करना जरूरी था, ना कि विरोध करना। लेकिन शेर भले ही पूरे दिल से यह तय कर ले कि उसे साधु बनकर सिर्फ घास खाना है, मगर जंगल में चलने पर कहीं ना कहीं से उसके सामने मांस आ ही जाता है। कुछ ऐसी ही तकदीर शायद उन दिनों शेखर की भी थी। शेखर अपने काम के अंतिम दिनों में था। उसने कर्ज की रकम का मोटा हिस्सा जमा कर लिया था और उसने अपना मन बना लिया था कि जल्द ही वो उन गुंडों को सारा पैसा लौटाकर इस दलदल से बाहर निकलकर अपने गांव वापस भाग जाएगा, जहां उसके चाचा चाची उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन शायद वो गुंडे ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी हैवानियत तो उन्हें किसी और ही ख्याल के पीछे जोर देने के लिए कह रही थी। उन गुंडों ने ये मन बना लिया था कि जैसे ही शेखर से पैसे मिल जाएंगे वो शेखर को वहीं पर मार देंगे। शेखर को खत्म करके वो उससे बदला भी ले लेंगे और फिर उनके चाचा चाची से कर्ज की दुगनी रकम मांग लेंगे। ऐसा उन्होंने फैसला कर लिया था। यानी कि शेखर ये जानता भी नहीं था कि जिन गुंडों से उसने पंगे लिए थे वो सिर्फ उससे काम निकलवा कर या उसे परेशान करके चुप नहीं बैठने वाले थे, बल्कि वो तो अब हाथ धोकर शेखर की जान के पीछे पड़ चुके थे। वो गुंडे अब शेखर को अकेले में पाने का या उसे कहीं किसी अनजान जगह पर पाने का मौका ढूंढ रहे थे। ये मौके की तलाश और शेखर की जान लेने की उनकी भूख दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर शेखर तो अपने काम में लगा हुआ था और उसे भनक भी नहीं थी कि अगले कुछ दिनों में उसके साथ क्या होने वाला था। उसके कुछ ही दिनों में गुंडों को एक सही मौका हाथ लग गया था, जब वो शेखर पर धावा बोल सकते थे और उसे मारकर अपना बदला पूरा कर सकते थे। मगर शायद तकदीर का खेल कुछ और ही करतब दिखाने वाला था। शेखर मजदूरी करके अपने ठिकाने पर लौट रहा था, जहां पर सभी मजदूर छोटे छोटे तिरपालों और टेंट्स में रहते थे। उस दिन भारी बारिश हुई थी और उस रास्ते पर काफी पानी था, इसलिए वहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो रहा था। साथ ही अंधेरा हो चुका था और आलम यह था कि शेखर उस दिन काम में फंस गया था। बारिश की वजह से और बारिश रुकने के इंतजार में उसने अपने ठिकाने पर लौटने में देर कर दी। ऐसे में उस रास्ते पर उन्हीं गुंडों ने शेखर को वापस से घेर लिया। वो लोग सामने से तो नहीं आए, मगर थोड़े दूर से शेखर को घेरने की कोशिश में थे। शेखर शायद अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को भांप चुका था। वो देख रहा था कि कुछ लोगों की ऐसी अनजानी हलचल हो रही है उसके आसपास, जो ये दर्शा रही थी कि शायद हालात ठीक नहीं हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने शेखर का रास्ता रोक लिया और उस दिन वो गुंडे अपने साथ कुछ और भी लौंडे लेकर आए थे। यानी कि शेखर के सामने एक फौज मौजूद थी, मगर इस फौज ने शेखर को जरा भी डराया नहीं। शेखर ने डटकर इनके सामने खड़े होने की जुर्रत दिखाई और तुरंत कहा कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मगर उन गुंडों ने शेखर की बात नहीं सुनी और उस पे चढ़ने लगे। शेखर को अब थोड़ा डर लगने लगा था, आखिर हिम्मत कहां तक साथ देती। शेखर ने उन गुंडों को चकमा देने की कोशिश की। शेखर पूरी तरह से सफल नहीं रहा, मगर जैसे तैसे चंगुल से छूटने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद शेखर वहां से भागने लगा। वो गुंडे अब शेखर का पीछा करने लगे। वो तेजी से शेखर की तरफ भागने लगे। शेखर भी अब अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ लौंडे उसके करीब आए भी, मगर उनसे भी वो दो दो हाथ करके भागता ही रहा और रुका नहीं। सुनसान भीगी हुई सड़कें, चारों तरफ अंधेरा, एकदम ना के बराबर रोशनी, और शेखर इन सब के बीच उन गुंडों से भिड़ रहा था और भाग रहा था। यह किसी फिल्मी एक्शन सीन की तरह था, जहां गुंडे अपने हीरो के पीछे पड़े हुए हैं और अपना हीरो उनसे लड़ झगड़ भी रहा है और उनसे दूर भी भाग रहा है। शेखर को पकड़ने के लिए वो गुंडे हर संभव प्रयास कर रहे थे और शेखर भी पूरे जोर लगाकर भागने की और बचकर निकल जाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन आखिर कब तक अपने आप को बचाता फिरता शेखर। काफी भागा दौड़ी के बाद फाइनली शेखर उन गुंडों के हत्थे चढ़ ही गया। शेखर काफी थक चुका था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थक चुके थे वो गुंडे।
शेखर के अंदर जो डर था वो शायद अब भाग भाग कर खत्म हो चुका था। शरीर थकान में त्रस्त था, लेकिन अब हिम्मत जैसे और भी बढ़ती जा रही थी। शेखर के अंदर का खून अब जैसे और भी गर्म हो रहा था। शेखर ने देख लिया था कि अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा और गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब शेखर ने भी अपने आप को तैयार कर लिया था, जैसे उनसे भिड़ने के लिए। शेखर ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। शेखर के अंदर का आक्रोश, उसके अंदर की हैवानियत अब उन गुंडों की जान लेने के लिए आगे बढ़ गई थी। एक किशोर बालक जो कि महज 13-14 साल का है, उससे इस किस्म की हैवानियत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन शेखर के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो शायद किसी आम 13-14 साल के लड़के में नहीं पाई जाएगी आसानी से। शेखर उन गुंडों से खूब लड़ा। उनके हथियारों से बचते बचाते अपने लात घूंसों से उनकी नाक में दम करने का परचम शेखर ने दिखा दिया। वो गुंडे हालांकि पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी शेखर को जमकर पीटा। लेकिन इतने लोगों की मारपीट के आगे एक अकेला लड़का अगर नुकसान पहुंचाने के काबिल दिख रहा था तो ये उस बच्चे की ही जीत थी। ये सब हो ही रहा था कि इन सारी घटनाओं पर गांव के कुछ लोगों की नजर पड़ गई थी। शेखर भले ही वहां किसी का सगा नहीं हो, लेकिन गरीबी अपने साथ एकता की चादर ओढ़े हुए आती है। उन मजदूरों में एक बहुत अच्छी पनपती हुई एकता थी। वो भले ही एक दूसरे की जिंदगियों से उतने वाकिफ ना हो और मतलब ना रखते हों, मगर चाहे काम सिखाना हो या किसी की मदद करना हो, इन सब मामलों में मजदूर हमेशा आगे रहते थे। इस नाते देखते ही देखते वहां पर तुरंत उन ठिकानों से कुछ 10-15 लोग आ गए शेखर को बचाने के लिए। हालांकि अब तक शेखर अपनी बहादुरी का परिचय दे चुका था। उन गुंडों के उतरे हुए चेहरे और उनके खाए हुए जख्मों को देखकर गांव वाले अब अंदाजा लगा चुके थे कि शेखर कितना मजबूत और कितना निडर है। लेकिन साथ ही वो शेखर के जिस्म पर पड़े जख्मों को भी देख रहे थे। शेखर की इस हालत को देखकर न जाने कैसे उन गांव वालों में भी एक आक्रोश पैदा हो गया। एक बच्चे को यूं मार खाते हुए देखकर किसी की भी संवेदना जागेंगी, किसी को भी बुरा लगेगा, और खास करके ये मजदूर जो कि जानते थे कि वो इन गुंडों के शोषण के तले दबे हुए हैं। ये मजदूर भी शेखर की ही तरह आक्रोश लिए हुए थे, लेकिन इनमें से सभी ने किसी ना किसी वजह से अपने अंदर के पलते हुए आक्रोश को जैसे दबा कर रखा था। मगर उस दिन जब शेखर को उस हालत में उन्होंने देखा तो उनके अंदर का गुस्सा और आक्रोश भी बाहर निकल गया। उन गांव वालों ने बिना किसी देरी के उन गुंडों पर प्रहार कर दिया। वो गुंडे अब क्या ही करते, उनके पास हथियार तो थे मगर बंदूक नहीं थी, और हथियार से वो एक पर हमला कर सकते थे, ऐसे दल पर हमला नहीं कर सकते थे जो उन पर टूट पड़ा था। गांव वालों ने खूब धोया उन गुंडों को। शेखर ये देखकर खुश भी था और हैरान भी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उस फैक्ट्री से इतने सारे लोग आ पहुंचे हैं उसकी जान बचाने के लिए। इस बात ने शेखर के अंदर भी एक नई एनर्जी डाली। वो अब और भी जोश में आकर उन गुंडों से लड़ रहा था। माहौल गर्मा चुका था। कुछ गुंडे तो इतना मार खा चुके थे कि अब जैसे बस उनका मौत के घाट उतरना बाकी रह गया था। पूरे फैक्ट्री के मजदूरों में हल्ला हो चुका था कि उनके इलाके के नजदीक कहीं मारपीट हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है। सारे गांव वाले वहां पहुंच गए। देखते ही देखते जिस लड़ाई को शेखर अकेले लड़ रहा था, अब वो लड़ाई एक बड़े दंगे और हंगामे का रूप ले चुकी थी। शेखर तो बच गया था और गुंडों पर भी गांव वालों ने रहम कर दिया था। कुछ लोग अपने पास से दवाइयां और पट्टियां लेकर आए शेखर के शरीर पर बांधने के लिए। वहां मौजूद हर आदमी ये देखकर हैरान था कि कैसे इतनी देर तक ये 13-14 साल का पतला दुबला दिखने वाला लड़का इतने सारे गुंडों से भिड़ रहा था और इनका सामना कर रहा था। ये सब हो ही रहा था कि इतने में शेखर की तरफ महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों का एक काफिला आया। अब ये कौन सी नई बला थी जिसने इस वक्त यहां दस्तक दी थी? क्या उस दिन और भी कुछ हुआ था शेखर के साथ? ये जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमारी कहानी के साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे हैं गुमनाम।
उस रात काफी हंगामा खड़ा हो चुका था। हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि कहीं फैक्ट्री के एक बच्चे ने दिहाड़ी के पैसे इकट्ठे करने वाले लौंडों को पीट दिया था और उनसे मारपीट की थी और गांव वाले भी इसमें शामिल हो गए थे। ये बात अब छोटे लोगों के कानों से उठकर कुछ बड़े लोगों के कानों में पहुंच चुकी थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उस रात वहां गाड़ियों का काफिला आ पहुंचा। शेखर ने देखा कि अचानक एक लाइन से कुछ 10-12 गाड़ियां निकलकर आई थी। शेखर को समझ नहीं आया कि अचानक से ये गाड़ियां कहां से आई हैं और ये कौन लोग हैं। इन गाड़ियों को इस इलाके में उसने पहली बार देखा था। शेखर अब थोड़ा डर रहा था। उसे लोगों से वैसे भी डर लगता था। घुलना मिलना और समाज के बीच रहना कभी भी शेखर की फितरत नहीं रही थी। उस रात इतने सारे लोगों को देखकर शेखर घबरा गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो जैसे सहम गया था, मगर उसे ये तो मालूम था कि वहां मौजूद हर इंसान उस वक्त उसके साथ खड़ा था। शायद वो दिन पहला ऐसा दिन होगा जब एक डरा हुआ सहमा हुआ शेखर, जो कभी किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वो उस दिन उस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं खुश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से भले ही आए हों, मगर उनके वहां इकट्ठा हो जाने का एक बड़ा कारण शेखर खुद था। शेखर की ही हिम्मत के कारनामे ने गांव भर में शोर मचा दिया था और खुद पर इस आत्मविश्वास ने उसे ये यकीन दिला दिया कि शायद ये लोग उसके साथ खड़े हैं। और ये जो आंखें उसकी तरफ उठी हैं, ये उसकी तौहीन के लिए नहीं उठी, बल्कि उसकी हिम्मत और उसके बेखौफ अंदाज की तारीफ करने के लिए उठी हैं। खैर, काफिले की तरफ चलते हैं। एकाएक वहां इतनी सारी गाड़ियां आईं। शेखर इन गाड़ियों को देखकर हैरान था, मगर बाकी गांव वाले समझ चुके थे कि ये काफिला किसका है। सभी बोलने लगे, अरे शेख आ गए, शेख आ गए। हर कोई ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बड़े आदमी का स्वागत करना था उन्हें। और इतनी सारी गाड़ियों को देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि ये किसी बड़े आदमी का ही काफिला है। मगर ये शेख कौन है, ये जानना पड़ेगा। उन गाड़ियों में से बीच में एक गाड़ी थी, काली रंग की मर्सिडीज, जिसमें से पहले कुछ बॉडीगार्ड निकले। उसके बाद एक आदमी निकला जिसके हाथ में छाता था, और फिर गाड़ी में से निकलता है एक आदमी, बदन पर काला पठानी कुर्ता, उसके नीचे सलवार और पैरों में चमचमाती हुई जूतियां और सर पे शेखों वाली टोपी। शेखर देखकर समझ गया था कि शायद यही वो शख्स है जिसे सब शेख शेख कह रहे हैं। और फिर जैसे जैसे शेख आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वहां मौजूद हर इंसान उसके आगे अपना सर झुका रहा था। उसके चलने में एक रुतबा था, एक अदा थी जो ये दिखला रही थी कि एक बड़ा आदमी किस तरह से चलता है, किस तरह का दिखता है। हर कोई वहां ऐसे खड़ा था जैसे उस वक्त वहां कोई फिल्मी सितारा आ गया हो, और वाकई शायद उस इलाके के लिए वो कोई स्टार ही था। शेखर देख रहा था कि एक पल में ही लोगों की आंखें उससे हटकर उस शेख की तरफ जा चुकी थी जो वहां आया था। शेखर को यह बात थोड़ी बुरी जरूर लगी, मगर वो समझ सकता था कि सब लोगों की निगाहें उससे हटकर उस शेख पर क्यों पड़ी हैं। वो सचमुच एक ऐसे औरे के साथ वहां पर आया था जिसे देखकर किसी की भी आंखें दंग रह जाएंगी। वो शेख के आते ही वहां हो रहे हो हल्ले ने एक शांति का रूप ले लिया। हर कोई शांत हो गया, जैसे हर इंसान वहां ये इंतजार कर रहा था कि वो शेख कुछ आकर कहे, और वो लोग सिर्फ सुने। शेख धीरे धीरे अपने कदम शेखर की तरफ बढ़ा रहा था, और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे शेखर की धड़कनें तेज होने लगी। वो सहमता जा रहा था, घबरा भी रहा था, डर भी रहा था, और साथ ही साथ बेचैन भी था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। शेखर ने देखा उस शेख को आंखों में सूरमा लगाए हुए, ऐसी आंखें जिनमें किसी भी शक्ति को डरा देने वाला खौफ है। ऐसी तर्रार और तीखी आंखें शेखर ने पहले कभी नहीं देखी थी। शेख के होठ बेहद काले थे, जो ये दर्शा रहे थे कि इनमें से न जाने कितनी ही सैकड़ों सिगार और हुक्के फूके गए होंगे।
चेहरा थोड़ा उम्रदराज जरूर था, मगर चेहरे की रौनक और उसका रुबाब जरा भी कम नहीं हुआ था। शायद यही एक ऑरा रखने वाले इंसान की खासियत है। उसके चलने फिरने से, उसके चेहरे से हमेशा ये लगता है जैसे ये शख्स अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नया मोहरा लेकर आया है जो लोगों को उसका दीवाना फिर से बना देगा। शेखर के करीब वो शेख आया और उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ शेखर की आंखों में देख रहा था और ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से ही वो शेखर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो ये रिसर्च कर रहा हो कि शेखर के अंदर इस वक्त क्या क्या चल रहा है। इतने में उस शेख के चेले ने शेखर से पूछा, ओए लड़के, नाम क्या है तेरा? शेखर ने उस चेले की बात अनसुनी कर दी। शेखर का सारा ध्यान शायद उस वक्त शेख पर था। न जाने क्यों शेखर को लग रहा था जैसे उसके अंदर की आग को पहचानने वाला कोई शख्स उसके सामने खड़ा है। इस किस्म के इंसान से भले ही शेखर पहले कभी ना मिला हो, मगर जैसे उस इंसान को देखकर शेखर भी उसके अंदर झांकना चाहता था। खैर, उस चेले ने दोबारा पूछा शेखर से, ओए लड़के, इधर देख, इधर मुझसे बात कर। क्या नाम है तेरा? शेखर ने अब मजबूरन उस चेले की तरफ आंखें घुमाई और उससे कहा, शेखर, शेखर नाम है मेरा। उस चेले ने कहा, पूरा नाम बता। शेखर ने जवाब में कहा, पूरा नाम नहीं है मेरा, सिर्फ शेखर। उस चेले ने कहा, तुझे यहां पहले तो नहीं देखा, क्या करता है? शेखर ने कहा, मैं यहीं कारखाने में काम करता हूं। इसके बाद वहां खड़े बाकी लोगों ने एक एक करके शेख के आदमी को शेखर के बारे में बताया कि वो यहीं रहता है और यहीं काम करता है। शेखर इन सब के साथ हाँ में हाँ मिला रहा था और अपने बारे में आगे आगे बताता जा रहा था, और इस पूरे दौरान वो शेख बस शेखर को ही देखे जा रहा था। इसके बाद शेखर ने बेखौफ होकर सब कुछ बताया। उसने कहा कि मैं यहाँ अपने चाचा चाची का कर्जा उतारने के लिए आया था, यहाँ काम करता था। इन गुंडों ने मेरे चाचा चाची को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर जब मैंने इनसे कहा कि उन्हें छोड़ दो तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो एक शर्त पे छोड़ेंगे, अगर मैं यहाँ आकर काम करूँ और इनके पैसे चुका दूँ तो। मैं इस बात पर राज़ी हो गया और मैं यहाँ आकर काम करने लगा। आज इन लोगों ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मगर सरकार, आपके गुंडे शायद खा पीकर नहीं आए थे। शेखर का आत्मविश्वास देखकर शेख का आदमी दंग रह गया। उसे शेखर की बातें जायज भी लगी। वो समझ सकता था कि एक 13-14 साल के बच्चे की ये कहानी अगर सच्ची है तो इसने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर उस आदमी ने गुंडों की हालत भी देखी और वो समझ गया कि शेखर बहादुर भी है और गांव वाले इसके साथ भी हैं। वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि इतने में उसे शेख ने रोका। अब शेख खुद शेखर से शायद कुछ कहना चाह रहा था। शेखर ने भी उसकी तरफ देखा और वो भी जानना चाहता था कि आखिर वो क्या कहेगा। शेख ने शेखर के सर पे हाथ रखा और उससे कहता है कि अल्लाह का रहम है तुझ पर। तेरी तकदीर कहाँ है ये तुझे नहीं मालूम है, मगर बहुत जल्द तुझे मालूम हो जाएगा। खुदा बरकत दे तुझे, इंशाअल्लाह। इसके बाद वो मुड़ा और उसने अपने चेले से कहा, लाला, इस लड़के को कल दरबार बुलाओ। बस इसके आगे उस शेख ने कुछ भी नहीं कहा और उसके इतने कहने पे ही जैसे वहां सभी आंखें खुली रह गईं। हर कोई शेखर को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। गांव वाले कहने लगे शेखर से कि अरे लड़के, नसीब वाला है तू। शेख साहब को तो किसी को देखना भी नहीं नसीब होता और उन्होंने तेरे सर पे हाथ फेरा। आज से तेरी जिंदगी तो पलट गई। शेखर को हैरानी हुई ये देखकर कि अभी उसके साथ आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, क्या ये शेख और शेखर की कहानी किसी और रास्ते पर चलने जा रही थी? और आखिर अगले दिन दरबार में क्या हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। दोस्तों, उस घटना के बाद वहां से सारे लोग चल पड़े। शेखर उस पूरी रात सोया नहीं।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसका वक्त उसे कैसे कैसे मोड़ दिखा रहा है। उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी उससे क्या चाहती है। वो आज तक कभी इतने सारे लोगों से नहीं मिला था, ना ही कभी आज तक उसने शेख साहब जैसे किरदार से मुलाकात की थी, और ना ही कभी उसने किसी लड़ाई झगड़े या मारपीट में अपने आप को पाया था। मगर अचानक एक एक करके ये सारे हादसे उसके साथ हो रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके रास्ते बदलते जा रहे थे। मगर उसके मन में एक और सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था, और वो सवाल ये था कि आखिर शेख ने उसे अपने दरबार क्यों बुलाया था। क्या वजह रही होगी कि शेख ने उसे बुलाया है। हो सकता है वो शेखर को कोई इनाम देना चाहता हो या फिर कोई सजा देना चाहता हो। खैर, जितना उसने शेख को देखा और परखा था, शेखर को यह एहसास था कि शायद सजा तो उसे नहीं ही मिलेगी। बात कुछ और है, और फिर गांव वाले इतने दीवानों की तरह शेख को देख रहे थे और उनके आगे पीछे घूम रहे थे। ये मांजरा क्या था? शेखर को लगा कि हो सकता है इस फैक्ट्री के मालिक वही शेख हो। इतनी सारी महंगी गाड़ियां थी उसके पास, इतने सारे बॉडीगार्ड्स, जरूर मालिक ही होगा। और उसने दरबार क्यों बुलाया है ये तो शेखर को अगले दिन ही पता लगता। और ठीक यही सवाल वहां से वापस जाते हुए शेख के खास ने भी उससे पूछा। उसने शेख से सवाल किया कि शेख साहब, आपने उस लड़के को दरबार क्यों बुलाया? शेख ने उससे कहा, लाला, मैं जब उससे मिला तो मैंने उसके अंदर झांक कर देखने की कोशिश की और मुझे बहुत कुछ मिला। लाला ने दोबारा शेख से सवाल किया, मगर ऐसा क्या देख लिया आपने उसमें? शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो मुझे काफी अलग लगा। वो कोई मामूली लड़का नहीं था, वो दूसरों से अलग है, उसमें काफी कुछ अलग है। और इसी के साथ साथ मैंने देखा कि उसके अंदर काफी आग है, हिम्मत की आग, मेहनत की आग। अल्लाह ताला ने अब ऐसे बंदे बनाने बंद कर दिए हैं। मुझे यकीन है कि ये हर चीज से भागता होगा, मगर जिस चीज से दूर भागने के बजाय ये बंदा उसके पास भागे तो समझ लो कि ये उसे चाहता होगा, और ये अपना मकसद पूरा करने के लिए जान की बाजी भी खेल लेगा। और लाला, तूने तो देखा कैसे गांव वाले उसके साथ खड़े थे। उन मजदूरों ने भी उस लड़के में ऐसी खूबियां देखी होंगी जिससे कि वो उसे सहारा देने आगे आए। बरकत है उस लड़के पर, और अपने धंधे के लिए ऐसे ही बरकतमंद लड़के चाहिए हमें। शेख की बातों को लाला समझ चुका था। वो जान गया कि शेखर जैसे लड़के को शेख साहब ने परखा, जांचा और फिर उसे अपने पास बुलाया। शायद इसीलिए मालिक की नजर ही होती है। खैर, ये व्यापार और धंधे की दुनिया के लिए क्या सचमुच शेखर तैयार था? और जहां तक शेखर की बात की जाए तो वो तो सिर्फ अपने चाचा चाची का कर्ज उतारने के लिए आया था। वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब उसे वापस अपने चाचा चाची के पास जाने को मिले। मगर वो क्या जानता था कि पासे उल्टे पड़ जाने वाले थे। अगले दिन शेखर को कुछ आदमी लेने आए और फिर वो दरबार पहुंचा। उसने देखा कि ये जगह कितनी आलीशान और कितनी खूबसूरत है। उसने देखा कि उसके सामने एक महल है। उसने इतना शानदार घर, इतनी खूबसूरत जगह उस दिन से पहले कभी भी नहीं देखी थी। शेखर की आंखों ने जैसे इस लम्हे को तस्वीर की तरह कैद करके रखना चाहा। सचमुच उसे यकीन हो गया कि शेख के दरबार में जाना वाकई किसी सपने जैसा ही लगता है। इसके बाद वो दरबार में गया जहां उसे वही लाला मिला, शेख का खास आदमी। उसने शेखर से कहा, यहीं बैठो, शेख साहब अभी आ रहे होंगे। शेखर बैठ गया। वो वहां इंतजार कर रहा था। इसके बाद शेख साहब आए और शेखर उनके आते ही उनके सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ। शेख साहब ने उसे बैठने को कहा और फिर अपनी बातचीत शुरू की। शेख साहब कहते हैं कि कल जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे ये मालूम हो गया था कि तुम्हारे अंदर जज्बात कूट कूट कर भरे हुए हैं, मगर तुम्हारे हाव भाव से
न जाने ऐसा क्यों लगने लगा मुझे कि तुम थोड़े अलग टेढ़े किस्म के इंसान हो। शेखर को यह सवाल बड़ा दिलचस्प लगा और वो इसका बड़ा ही सच्चा जवाब देना चाहता था। उसने कहा कि मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं शेख साहब। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों हूं, पर मैंने कभी अपने आप को बदलना नहीं चाहा है। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहना चाहता हूं। और रहा सवाल टेढ़ेपन का, तो नजर फेंक कर देखी तो हर टेढ़ी चीज भी सीधी लगने लगती है। शेखर की ये बातें जैसे शेख साहब को इम्प्रेस कर गई, उनका दिल जीत ले गई। इंसान जब अपने सच पर कायम रहता है तभी वो लोगों का दिल भी जीत पाता है। शेखर ने बेवकूफ होकर सच बोला और उसकी ये बात उसके लिए काम कर गई। मगर शेखर असल में दिल जीतने नहीं आया था। वो यहाँ काम मांगने या फिर कुछ सिफारिश करने नहीं आया था। उल्टा वो तो बस ये जानने के लिए आया था कि शेख साहब ने उसे दरबार पर क्यों बुलाया, और उसके बाद वो जाने की सोच रहा था। शेखर ने सवाल भी किया शेख साहब से और पूछा कि आपने बताया नहीं आपने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? शेख साहब ने कहा, तुझे पता है तू हमारे लिए बड़ा कीमती साबित हो सकता है। मैं जानता हूं कि तुझे पैसों की जरूरत है, मगर पैसों की भरपाई करके आगे क्या करेगा तू, ये तूने सोचा है? शेखर के पास इस बात का जवाब नहीं था और वो क्या ही जवाब देता आखिर। एक छोटा सा जवान लड़का जो अभी अपने युवा उम्र की दहलीज पर पहुंचा है, जिसका गांव में कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, जो दिन रात सिर्फ काम काज में लगा रहता था, जिसके चाचा चाची भी उसे उतना सगा नहीं मानते थे। वो लड़का क्या ही जानता था अपने फ्यूचर के बारे में। शेखर मौन पड़ गया। दोस्तों, हम अक्सर अपने फ्यूचर को लेकर बड़े ही कॉन्शियस रहते हैं और खासकर हम ये संदेश यंगर जनरेशन्स को बड़े ही पुरजोर तरीके से देते हैं कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल तेज और अग्रसर होना चाहिए। वो वक्त का इंतजार नहीं कर सकते, उनके लिए एक एक पल कीमती होता है। मगर उस युवा जनरेशन में शेखर जैसे भी कुछ बच्चे हुआ करते हैं। जमाना चाहे जो भी हो, शेखर जैसे बच्चे आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ऐसे बच्चे उस जमाने में भी थे और आज भी हैं। वक्त बदला जरूर है, मगर वक्त बदलते हुए अपने साथ हालातों को भी बदल दे, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। शेखर जैसे आज हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ना अपने दिन का पता है, ना ही अपनी रात का। खोए हुए से हैं, मगर खुद से दोस्ती और दुनिया से प्यार करने के उनके रुतबे उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे बच्चे बेशक कुछ कर गुजरने की हिम्मत और हुनर रखते हैं, मगर इनमें से सैकड़ों बच्चे ऐसे भी हैं जो इस हुनर और हिम्मत को या तो सही मकाम नहीं दे पाते हैं या फिर सही मकाम देने की चाहत में कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इन बच्चों को आज में जीने की आदत होती है। बेखौफ और बेफिक्र होने का इनका अंदाज इन्हें भले ही पसंद आता हो, मगर वक्त की नज़ाकत जब इनसे वो बेफिक्री और बेखौफपना छीनने लगती है, तब ये खोए हुए बच्चे सचमुच कहीं खोने लगते हैं और ठिकानों की तलाश में कहीं मझधार में ही फंसे रह जाते हैं। और शेखर उस दिन उसी राह की दहलीज पर खड़ा था। वो भी इस कदर खोया हुआ था, उसे भी नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। बीते हुए कल और गुजर रहे आज के पेंच में जो हद से ज्यादा फंसे हुए होते हैं, वो अपने आने वाले कल के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। बेशक आने वाले कल में क्या होना है ये कोई नहीं जानता है, मगर फिर भी एक नज़र अगर मंजिल पर बनी रहे तो इंसान का रास्ता और उसका सफ़र दोनों संतुलित तरीके से, यानी कि बैलेंस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मगर ये बैलेंस का खेल डिसबैलेंस होने जा रहा था शेखर की जिंदगी में। शायद शेखर जितना टेढ़ा था उससे कई ज्यादा टेढ़ा तो उसका वक्त चल रहा था, और शायद ये टेढ़ा वक्त इतनी जल्दी सीधा नहीं होने वाला था। शेख साहब को शेखर की चुप्पी से ये पता लग गया था कि उसने कुछ भी नहीं सोचा कि आगे क्या करेगा, कहां जाएगा। शेखर ने कुछ देर चुप होकर कहा कि मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, मैं बस अपने चाचा चाची के पास वापस जाना चाहता हूं। शेख साहब ने शेखर से कहा,
हम जानते हैं तू अपने चाचा जान के पास जाना चाहता है, हम तुझे रोकेंगे नहीं, मगर हमें तेरी ज़रूरत है और हमारे इलाके में रहकर तुझे हमारी ज़रूरत पूरी करनी होगी। शेखर ने पूछा, ज़रूरत? कैसी ज़रूरत? तो आखिर ये कौन सी ज़रूरत थी जो शेखर के जरिए पूरी की जानी थी? ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ। आप सुन रहे हैं गुमनाम। शेखर ने सवाल किया कि आखिर शेख साहब को उसकी क्या जरूरत थी और क्यों थी। शेख साहब ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे इलाके के अंदर बहुत से कारखाने आते हैं, इनसे हमारे इलाके को बहुत फायदा मिलता है और इस प्रदेश को भी। इस प्रदेश के नक्शे पर सर उठाकर हमारे शहर का नाम लिखा जाता है, मगर कायनात में कोई हसीन चीज जब मौजूद होती है तो उस पे बहुत से लोगों की निगाहें भी होती हैं। ये इलाका हमारे बाप दादा के कब्जे में रहा है और आज हम इसके मालिक हैं और व्यापार खुदा की बरकत से काफी अच्छा चलता आ रहा है, मगर पिछले कुछ वक्त से हमारा व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में अक्सर नए खून की जरूरत मालूम होती है हमें। शेखर समझ गया कि शेख साहब उससे कोई काम निकलवाना चाहते हैं और उनके व्यापार के कमजोर और ढीले पड़ जाने की वजह को भी वो जानता था। उसने शेख साहब से कहा, व्यापार तो ढीला पड़ेगा ही शेख साहब, आपने मोहरे जो कच्चे भेजे हैं। शेख साहब ने शेखर से पूछा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? शेखर ने कहा, आपके नाम पे पले हुए गुंडे मजदूरों की दिहाड़ी का आधे से ज्यादा हिस्सा खा जाते हैं और मैं जानता हूं कि इसका सारा पैसा आप तक नहीं पहुंचता होगा। अब ये पैसा बीच में कहां जाता है, कौन खाता है, ये आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हथौड़े को कमजोर करके लोहार कभी कारीगरी नहीं कर पाएगा। ये जो मजदूर हैं यही आपके हथौड़े भी हैं और आपके हथियार भी। इनको नाखुश रखकर आप व्यापार करेंगे तो व्यापार तो मंदा चलेगा ही। शेखर ने एक बार फिर सीधी बात की। उसे बिल्कुल डर नहीं था शेख साहब की बेइज्जती करके। वो जानता था कि उसने अपने मुंह से सच कहा है और सच सुनकर अगर किसी को बुरा लग भी जाए तो इस बात की परवाह शेखर को नहीं थी। शेख साहब इस बात से खफा जरूर हुए, मगर उन्होंने इस बात के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने शेखर से पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? शेखर ने कहा, देखिए शेख साहब, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मजदूरों को खुश रखिए, उन्हें उनके हक का पैसा दीजिए, उनकी दिहाड़ी पर टैक्स के नाम पे आप अपना हक मत जमाइए। मजदूर अगर खुश रहेंगे तो उनकी तरक्की होगी और उन्हीं की तरक्की आपकी तरक्की का रास्ता खोलेगी। शेख साहब ने शेखर से कहा, तुम जितना समझते हो ये उतना आसान काम नहीं है। तुम्हें ये भूल हुई है कि हम अपने मजदूरों के साथ नहीं हैं। अरे हमारे मजदूर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम जानते हैं कि वो लोग ही हमारी अमानत को इस मकाम तक लाए हैं, मगर उनसे टैक्स लेकर हम अपने गिरेबान में नहीं रखते हैं। हमें भी बहुत से लोगों को जवाब देना होता है और आज के जमाने में सबसे बेहतर जवाब रुपया ही देता है। ऐसे में हमने अगर मजदूरों को सारा पैसा लेने दिया और उनसे अपना हिस्सा नहीं मांगा तो हम तो वैसे भी घाटे के सौदे पर खड़े हो जाएंगे और वैसे भी हमारे व्यापार के खरीदार कम होते जा रहे हैं। शेखर ने इस बात का काफी बेहतरीन जवाब देते हुए कहा कि शेख साहब, आपका व्यापार नगीने बनाता है। आपकी अमानत में ये जो नगीने बन रहे हैं, इन्हें इन कंगालों के बीच बेचने के लिए तैयार खड़े रहेंगे तो खरीदार मिलने से रहे। आंख उठाकर और बाहें फैलाकर देखिए शेख साहब, दुनिया बहुत बड़ी है। इतने में उधर से लाला ने कहा, तो तू क्या चाहता है, हम अपने मजदूरों के बनाए हुए माल को बाहर बेचें? अरे पगले, इस इलाके से भी अपने माल को बाहर ले जाने के लिए हमें कितनों को पैसा खिलाना पड़ता है।
और फिर प्रदेश से बाहर ले जाएंगे तो हमारी सारी कमाई बिचौलिया ही खाते रहेंगे। माल बाहर बेचेंगे, बड़ा आया धंधे की समझ रखने वाला। शेखर लाला को गुस्से से देखने लगा। इतने में शेख ने उससे पूछा कि ये सही कह रहा है, व्यापार का दायरा बढ़ाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। शेखर भी इस बात पर शांत हो गया। उसने भले ही जोश जोश में शेख साहब को धंधा बढ़ाने का रास्ता बताया था, मगर उस रास्ते पे कैसे चलना है और आगे कैसे बढ़ना है ये शेखर खुद नहीं जानता था। मगर फिर भी शेखर के जज्बे ने ये तो साबित कर दिया था कि वो ऐसी मछली नहीं है जो समंदर के किसी एक कोने में बैठकर आसपास पड़े हुए निवालों से अपना पेट भर ले और गुजारा कर ले, बल्कि ये वो मछली है जिसे अगर मौका मिले तो वो सारे समंदर में जाकर अपना परचम लहरा दे और अपने लिए बहुत सारे निवाले इकट्ठा कर ले। और इस समंदर की गहराई में भाग दौड़ करने की शेखर की काबिलियत को शायद शेख ने परख लिया था। उसने शेखर से कहा कि हाँ, मगर एक तरीका है दायरा बढ़ाने का। शेखर ने कहा, कौन सा तरीका, कैसा तरीका? शेख ने कहा, तुम हो वो तरीका। शेखर समझा नहीं इस बात को। लाला भी ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि शेख साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? शेख साहब ने कहा, हाँ लाला, हाँ सही सुना तुमने, ये लड़का ही है वो रास्ता। हमें अपना व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं कि इस इलाके के बाहर हमारा माल ले जाने में हमें काफी सारी मुश्किलें होंगी। कई जगहों पर कई सारे लोगों को पैसा खिलाना होगा, तब जाकर कहीं हमारा माल आगे पहुंचेगा। मगर अगर ये लड़का हमारी मदद करेगा तो हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। नए लड़कों पर जल्दी किसी का शक जाएगा नहीं, और अगर हम इसके सहारे अपना माल आगे भेजते हैं तो हमारा माल कहीं नहीं फंसेगा। लाला को शेख साहब की ये बात ठीक लगी। उसने हाँ में हाँ मिला दिया। इसके बाद उसने शेखर से पूछा, ओए लड़के बोल, करेगा हमारे लिए काम? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाला शेखर की बात सुनकर हैरान हो गया। वो समझ नहीं पाया कि ये अपनी रकम की बात इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। उसने कहा कि काम तो पूरा कर पहले लौंडे, अबे पैसे तो हम दे देंगे। ये बोला ही था लाला ने कि उसे रोककर शेख साहब ने शेखर से पूछा, तुम बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए? शेखर ने कह डाला, आपका दाम आपको जब भी मिले, मुझे उसमें से 30% चाहिए। शेखर की इस बात पे लाला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से शेखर की तरफ बढ़ा, ये कहते हुए कि साले तू हिस्सा मांगेगा? कल का आया हुआ लौंडा, साला तेरी तो। शेख साहब ने लाला को एक बार फिर रोका और कहा, रुको लाला, गुस्से को शांत करो। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब कल से लाला तुम इसे काम के बारे में समझा दोगे, बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद शेखर वहां से निकल गया। लाला ने शेख साहब से पूछा कि आखिर शेखर को इतनी जरूरत दिखाने पर भी उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। लाला ने पूछा कि शेख साहब, सारे शहर में आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, और ये लौंडा आपके सामने हिस्सा मांगने तक की बात कर देता है और आप इसे कुछ नहीं कहते, क्यों? शेख साहब ने कहा, गुस्से को शांत करो लाला। ये जो लड़का है ये लंबी रेस का घोड़ा है, और ये वो घोड़ा है जो हमारे निवाले में गड़ते हुए सारे कच्चे चनों को चबाकर फेंक देगा। मैं जानता हूं कि अपनी उम्र से बढ़ करके इसने जुर्रत दिखाई है, लेकिन ये इसका गुरूर है, इसका घमंड नहीं। ये दौलत के साथ साथ रुतबे के पीछे भागना चाहता है, और इसकी ये चाहत का अंदाजा मुझे पहले ही लग गया था। आदमी को परखना सीखो लाला, इस लौंडे की चमक में हमें फायदा ही फायदा है। और वैसे भी सरकार इस बार रहेगी कि नहीं, इसका ठिकाना नहीं। प्रदेश की हवा शायद अब बदलना ही चाहती है, और नई हवा की सरकार की गोद में दौलत भरने के लिए हमें काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये लड़का हमारे बहुत काम आ सकता है, और फिर मजदूरों का मसीहा तो ये बनता ही जा रहा है।
और शरीफ और हिम्मत वाले मसीहों की व्यापार और राजनीति में हमेशा ही खास जगह रहती है। इसलिए ये लड़का हमारे बड़े काम का है। और रही बात हिस्से की, तो हिस्सेदारी के झूले में अभी इसे झूलने दो। सही वक्त आने पर हम अपने पत्ते बिछा देंगे इस झूले पर। तो दोस्तों, अब यहाँ से शेखर की कहानी का नया चैप्टर शुरू हुआ था। अब इस कहानी में आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ।